ठीक है भाई, मैं चाहता हूं कि आज का लेक्चर हम एक डिस्कशन की तरह करें, क्योंकि ये चीजें थोड़ी डिफिकल्ट है। अगर मैं वन साइडेड लेक्चर रखूंगा तो बहुत बोरिंग हो जाएगा और थोड़ी देर बाद आपको समझ में आना बंद हो जाएगा। मैं फटाफट एक बार ओवरव्यू देता हूं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। समझना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ओवरऑल बेसिक अपना मैथ्स का स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, नॉट जस्ट फॉर जेईई मेंस, रादर जेईई मेंस का तो बैकबोन ही समझो इस चैप्टर को, क्योंकि जब कैलकुलस आनी है तब इस चैप्टर के बिना आपसे एक भी क्वेश्चन डिफिकल्ट वाला, बहुत वेरी इजी टाइप का क्वेश्चन होगा वो आप कर लोगे, बट डिफिकल्ट वाला एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा स्टार्टिंग फ्रॉम लिमिट एंडिंग एट डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर आपका फंक्शंस का बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब ये फंक्शन का बेसिक मैं बहुत बार बोलता रहता हूं इंपॉर्टेंट है, बट फंक्शन के बेसिक में एग्जैक्टली है क्या क्या। फंक्शन के बेसिक में सबसे पहले आती है टर्मिनोलॉजीज। कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको याद होंगी, कुछ आपको नहीं याद होंगी। एक टर्मिनोलॉजी जैसे है डोमेन ऑफ अ फंक्शन, रेंज ऑफ अ फंक्शन, बाउंडेडनेस ऑफ अ फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, असिम्प्टोट ऑफ अ फंक्शन। ये सब टर्मिनोलॉजीज हैं। जैसे मैंने बोला कुछ आपको मालूम होंगी, कुछ हो सकता है कि अगर आपने पहले मेरी क्लासेस नहीं लगाई तो नाम मालूम हो। उसके बाद टर्मिनोलॉजीज के बाद आते हैं ग्राफ्स, जिनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री ग्राफ्स। उसके बाद आते हैं एलिमेंट्री ग्राफ्स। एलिमेंट्री ग्राफ्स में जितने भी फंक्शन आपने आज तक सुने हुए हैं वो, प्लस उसके अलावा कुछ ऐसे फंक्शन जो आपने शायद आज से पहले ना सुने हो, ऐसे फंक्शंस के ग्राफ्स के बारे में बात करता है। जब वो ग्राफ्स के बारे में बात करता है तो नॉट जस्ट पिक्चर, सिर्फ पिक्चर की बात नहीं करता, उसकी डोमेन, उसकी रेंज, उस पर्टिकुलर ग्राफ की क्या डोमेन होगी, क्या रेंज होगी, क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्या मिनिमम वैल्यू होगी, और क्या अगर वो बाउंडेड है या नहीं है, उसकी असिम्प्टोट एग्जिस्ट करती है तो क्या होगी, नहीं करती तो क्या नहीं होगी। ऐसे 7-8 चीजें हर एक ग्राफ के बारे में हमें पता होनी चाहिए। दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एलिमेंट्री ग्राफ्स। तीसरी चीज आती है फाइंडिंग आउट द डोमेन ऑफ एन एक्सप्रेशन। क्या मतलब, कहता वैसे तो आपको एलिमेंट्री ग्राफ्स मतलब जैसे साइन एक्स है, ई पावर एक्स है, लॉग एक्स है, 1/x है, एक्स क्यूब है, 1/x क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, 1/x स्क्वायर है, ऐसे बहुत सारे ग्राफ्स आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। बट उन ग्राफ्स के साथ आप यहाँ पे डोमेन एंड रेंज ऑलरेडी सीख चुके होंगे। तो तीसरे स्टेप में कौन सी डोमेन की बात हो रही है? तीसरे स्टेप में बात हो रही है जब वो ग्राफ्स आपस में मिंगल अप होंगे, कोई ऐड होगा, कोई सब्ट्रैक्ट होगा, कोई मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, तो वो जो नए एक्सप्रेशन बनेंगे उसके साथ, नए एक्सप्रेशन बनेंगे ना, जैसे मान लो अगर मेरे पास आ गया साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, अब दोनों की अलग अलग डोमेन है, इसकी डोमेन ऑल रियल्स है, इसकी डोमेन सिर्फ 0 to 1, 0 to इंफिनिटी है, ओपन इंटरवल। तो इस केस में उसकी डोमेन क्या होने वाली है? ठीक है, ऐसे अगर मान लो सब्ट्रैक्शन आ जाए या मल्टीप्लाई आ जाए या डिवाइड आ जाए या कॉम्पोजिशन आ जाए, ठीक है, इसके अलावा और बहुत कुछ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं कि एक्सप्रेशन के साथ। उन एक्सप्रेशंस के केस में ट्रिग्नोमेट्री अगर जैसे ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए तो कैसे आप उसकी डोमेन निकालोगे। ये हमारा तीसरा एक बेसिक पिलर है फंक्शंस को सीखने का। चौथा है रेंज ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन की रेंज कैसे निकलेगी? अगर आप इन 4 चीजों में बहुत स्ट्रांग हो जाते हो, आपको हर एक चीज का पता लग जाता है कि कैसे डोमेन्स निकलती हैं, कैसे रेंज निकलती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट जेई लेवल, नॉट ओनली मेंस, इवन एडवांस लेवल सब इसमें कवर होता है। अगर आप इसको डिटेल में समझोगे तभी आप कहने को बच्चे ये चैप्टर सिर्फ फंक्शंस का सुनाई देता है, बट ट्रस्ट मी ये तैयारी फंक्शंस की नहीं है। ये तैयारी फंक्शंस की साथ साथ सबसे बड़ा चैप्टर इंटीग्रेशन की भी है। ठीक है, ये तैयारी साथ साथ उसकी डेरिवेटिव्स की भी है, ये तैयारी इसके साथ साथ कॉन्टिन्यूटी की भी है, उसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की है। मतलब सारे कैलकुलस की प्रेपरेशन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनता है इसकी प्रेपरेशन के साथ। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से नहीं करोगे ना, आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मेरे समझाने पे क्वेश्चन समझ में आते रहेंगे, बट क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने वाला कॉन्फिडेंस इसको समझने के बाद ही आएगा। ठीक है, एक बार मैं क्विकली रिकॉल करवा देता हूं क्या क्या टर्मिनोलॉजी थी।
उसके बाद विल प्रोसीड, देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, क्योंकि काफी टाइम हो गया इसको किए हुए। ठीक है जी, डोमेन के बारे में तो सबको पता है ना, टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं। डोमेन को तो समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डोमेन सिखाने की जरूरत तो नहीं है कि डोमेन क्या होता है, मतलब में तो तुम्हें पता ही होगा है ना, डोमेन क्या चीज है, रेंज क्या चीज है, पता है यूश, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या चीज होती है, रेंज ऑफ फंक्शन क्या चीज होती है। उसके बाद हमने सीखा है, इस सीखेंगे करेंगे जब अभी हम थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, किसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कैसे निकालनी है, किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आउटपुट कितना मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है वो कैसे निकालना है, मिनिमम आउटपुट कैसे निकालना है। फिर उसके अलावा इसकी असिम्पटोट, हार्दिक याद है असिम्पटोट किसको बोलते हैं? यस, जिसको जिस लाइन को एक लाइन अप्रोच करे, जैसे एक ग्राफ अप्रोच करे, अगर मैं बोलूं ऐसे ग्राफ नीचे जा ही जा रहा है पर एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, जाके इन्फिनिटी पे टच करेगा, ऐसा बोल लो या कह लो कभी टच नहीं करेगा, बस जाता जाएगा आगे, तो इस केस में एक्स एक्सिस असिम्पटोट का काम करती है, ये एक लाइन होती है असिम्पटोट। ठीक है, उसके अलावा और क्या है, बाउंडेडनेस, हाँ जी, रूट मतलब हाँ रूट्स, यस यस, रूट्स ऑफ अ फंक्शन, यस ऑफ कोर्स, बाउंडेडनेस के अलावा एक रूट्स भी होगा जो हम फाइंड करेंगे। और कुछ तो नहीं है बच्चा इसमें, नहीं बच्चा। आओ जरा टर्मिनोलॉजीज एक बार फटाफट बता देता हूँ। एफ मैक्स एफ मिनिमम पता लग गया, सिम्पटोट के बारे में पता लग गया। कुछ ग्राफ होते हैं बाउंडेड, कुछ ग्राफ होते हैं अनबाउंडेड। बाउंडेड ग्राफ का मतलब होता है जो एक लिमिटेड एरिया में ही ऊपर नीचे जाए, जैसे साइन एक्स का ग्राफ है, बड़ी अच्छी एग्जांपल है ये बाउंडेड है, ये कभी इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये कभी इससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे आपका मान लो ये ग्राफ है, ये नीचे से तो बाउंडेड है बट ऊपर से बाउंड नहीं है, इसको बोलते हैं लोअर बाउंड। नीचे से तो बाउंडेड है, नीचे की तरफ तो एक लिमिट तक ही जाएगा, ऊपर की तरफ कोई लिमिट नहीं है ना। ऐसे ही अगर मैं ये ग्राफ बनाऊं तो इसकी नीचे की कोई लिमिट नहीं, ये अपर बाउंड है, ऊपर से बंद है बट नीचे से कहीं भी जा सकता है। इसके बारे में क्या ख्याल है, राइट हैंड पैराबोला, इज इट बाउंडेड, अनबाउंडेड और अपर बाउंड लोअर बाउंड? ये ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ जाता रहेगा आगे, ठीक है, इस तरफ ऊपर जाएगा तो अपर बाउंड नहीं हो सकता, इस तरफ नीचे जाएगा तो लोअर बाउंड नहीं हो सकता। ठीक है, बाउंडेड में हम लेफ्ट और राइट नहीं देखते, सिर्फ अप और डाउन देखते हैं, क्योंकि बाउंडेडनेस में हम आउटपुट चेक करते हैं, उसके इनपुट्स नहीं देखते, तो आउटपुट्स वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है। रूट्स क्या होता है, कहता है ऐसे रूट्स का तो वैसे मतलब ये तो 10th स्टैंडर्ड से हम वर्ड पढ़ते आए हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो रूट्स का मतलब होता है एक ऐसा इनपुट जो मेरे फंक्शन का आउटपुट जीरो कर दे, एक ऐसा इनपुट जो मेरे फंक्शन का आउटपुट जीरो कर दे। वो कैसे पता चलता है कि आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां टच कर रहा है, ग्राफ टचिंग एक्स एक्सिस। देखो जब वो टच करेगा ना एक्स एक्सिस को, देखो कोई चीज जब एक्स एक्सिस को टच करती है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाता है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो मतलब आउटपुट जीरो हो जाता है। जिस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे वो टच करेगा, ये इनपुट है ये आउटपुट है, तो इसका मतलब एफ ऑफ ए जीरो है, इसका मतलब ए इज अ रूट ऑफ एफ एक्स। प्लीज अगर लगेगा कोई चीज सोचने के लिए टाइम चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है, पर मैं मुझे लगता है कि बहुत बेसिक एबीसी टाइप बातें कर रहा हूँ तो इसमें थोड़ी स्पीड बढ़ा के रख रहा हूँ। यहां तक पिक्चर क्लियर है, ये हमारी टर्मिनोलॉजी है। अब आते हैं एलिमेंट्री ग्राफ्स के ऊपर। बहुत सारे ग्राफ्स हैं, ऐसे एक आध ग्राफ नहीं, मतलब काउंट ही नहीं मैंने किए, बहुत ज्यादा होंगे ग्राफ्स। ऐसे ग्राफ से बात कर स्टार्ट करते हैं जहां से आपको इजीली समझ में आएगा। सबसे पहला ग्राफ है हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ। कांस्टेंट फंक्शन ये दिखाई कैसा देगा, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट,
बता सकते हो कैसा ग्राफ बनेगा? y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सिंपल, ठीक है। बनाने की जरूरत है कि बना लोगे? बना लोगे, कहीं पे भी बनाओ, चाहे नीचे बनाओ ऊपर बनाओ, डजंट मैटर। अच्छा, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट के बाद नेक्स्ट है लीनियर फंक्शन। किसी लीनियर फंक्शन का ग्राफ, बच्चे लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब क्या होता है? लाइन। लीनियर का मतलब होता है लाइन, ठीक है। ऐसा फंक्शन जिसका जो ग्राफ है वो एक लाइन बने। वैसे तो ये भी एक लाइन ही थी, बट वो स्पेसिफिक लाइन थी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल। लीनियर फंक्शन कैसी भी लाइन हो सकती है। ये एक लीनियर फंक्शन का ग्राफ है, ये एक लीनियर फंक्शन का ग्राफ। अब कैसी भी एक स्ट्रेट लाइन बना दो, कैसी भी एक स्ट्रेट लाइन बना दो, इसको, इसकी इक्वेशन कुछ ऐसे दिखाई देती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नहीं, बात नहीं समझ में आ रही? पक्का आ रही है? पक्का? तुम कहते हो तो मान लेते हैं। अच्छा, अब ये लाइन कैसे भी दो टाइप की लाइंस एग्जिस्ट करती हैं जी। एक लाइन ऐसे एग्जिस्ट करती है ऊपर से नीचे की तरफ, एक लाइन एग्जिस्ट करती है नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डिटेल लेके चलते हैं, हल्का हल्का एंटर करेंगे, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे। अच्छा, इस लाइन की स्लोप कैसे निकलती है? मैंने बताया हुआ एक इजी तरीका, कैसे कैसे निकालते हैं स्लोप। एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है कॉम्प्लिकेटेड सी, स्लोप कैसे निकलेगी? डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव a b y डैश इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b। अब आपने क्या करना है, आपके पास लीनियर इक्वेशन है, स्लोप चाहिए, डेरिवेटिव करो, एज सिंपल एज दैट। आप याद रख सकते हो माइनस a अपॉन b, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि नहीं याद नहीं रखना है, या फिर अभी याद हो गया पर बाद में भूल सकता है, तो डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव नहीं भूलना चाहिए, दैट इज प्राइमरी। आप एक लाइन का इक्वेशन का डेरिवेटिव करो, यू विल गेट इट स्लोप। दो टाइप की स्लोप्स हो सकती हैं, स्लोप दो टाइप की हो सकती हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव। इनमें से मैंने बोला दो टाइप की लाइन होती है बच्चे, या ऐसे या ऐसे। ऐसे मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, कोई तीसरी टाइप की लाइन नहीं बनेगी। अगर तीसरी टाइप की लाइन नहीं बनेगी, या ऐसे क्रॉस टाइप की लाइन ही बन सकती है ना। आप इस क्रॉस को थोड़ा सा टिल्ट कर लोगे, ये ऐसे बना हुआ है, आप थोड़ा ऐसे क्रॉस कर लो, है ना? तो वो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे एक लाइन जो है वो अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल है तो या तो ऐसे हो सकती है या ऐसे हो सकती है। अगर आप इसको ऐसे बढ़ाओगे भी थोड़े टाइम बाद वो दूसरी शेप ले लेगी। मतलब एट ए टाइम दो टाइप की लाइन हो सकती है। इनमें से एक की स्लोप पॉजिटिव होती है, एक की नेगेटिव होती है। आप मुझे खुद से बता सकते हो किसकी पॉजिटिव होगी किसकी नेगेटिव? अगर कोई लॉजिकली साथ में वो दे पाओ एक्सप्लेनेशन तो बहुत अच्छा, नहीं तो कैसे ही बता दो। ओके, हार्दिक ने भी वही बोला, पहले की नेगेटिव दूसरे की पॉजिटिव। ये मत देखो ग्राफ में किस क्वाड्रेंट में एंटर कर रही है, बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैटर करता है एक्स एक्सिस है एंगल कैसा बना रही है, ठीक है। एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव स्लोप, ऑब्ट्यूस एंगल है तो नेगेटिव स्लोप। सर ऐसा क्यों? 11th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला पढ़ा था हमने, स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा था tan थीटा। अगर ये थीटा एक्यूट हो, एक्यूट का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो, तो tan थीटा क्या आता है? पॉजिटिव, तो स्लोप क्या आएगी? पॉजिटिव। यही अगर tan थीटा थीटा अगर ऑब्ट्यूस हो, ऑब्ट्यूस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180, ऑब्ट्यूस का मतलब 90 से 180 ही होता है, पता ना। 90 से 180 क्या आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट। तो tan थीटा उसमें क्या आएगा? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, एज सिंपल है ना, तो स्लोप नेगेटिव। ठीक लग रहा है आपको? ठीक, इतना की रखेंगे, बहुत ज्यादा और नहीं जाने की जरूरत है। लीनियर, लीनियर के बाद अगली बात करते हैं क्वाड्रेटिक। हो भाई साहब, क्वाड्रेटिक अपने आप एक लेक्चर डिजर्व करता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन, वन आप दोनों बताओ, आयुष और अध्ययन, क्वाड्रेटिक का ग्राफ पता है कैसा बनता है? व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ क्वाड्रेटिक से हैव? तुम दोनों को पता है? मुझे पता है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला, हमेशा याद रखोगे।
क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है पैराबोला, ठीक है। और क्योंकि हम जब भी फंक्शन लिखते हैं हम y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं ना अपने फंक्शन को, तो जब मैं क्वाड्रेटिक लिखूंगा तो कुछ ऐसी होगी, जस्ट फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, लेट्स से मैंने ऐसी लिखी। तो हम जो पैराबोलास बनाएंगे हमारी क्वाड्रेटिक फंक्शन के जो पैराबोलास होंगे या तो वो अपवर्ड पैराबोलास होंगे या वो डाउनवर्ड पैराबोलास होंगे, क्योंकि हम जनरली अपने फंक्शन को y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं और y इज इक्वल टू एफ एक्स के केस में अपवर्ड या डाउनवर्ड पैराबोला ही बनते हैं, राइट या लेफ्ट पैराबोला नहीं बनता, वो कॉनिक सेक्शन में बनता जाके राइट और लेफ्ट पैराबोला। जब टिपिकली क्वेश्चन ही पैराबोला का हो, जब क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का हो तो वो अप या डाउन ही बनाता है। अब वो अप बनेगा कि डाउन बनेगा कैसे पता लगता है? अप बनेगा या डाउन बनेगा कैसे पता लगता है? कुछ तो कई मार दो, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट इक्वेशन पे बिल्कुल डिपेंड करता है, बट वो अल्टीमेटली अगर उसको ऐसा होना कि मुझे वो चीज पूरी सॉल्व करने के बाद पता लगने की बजाय पहले ही कुछ पता लग सकता है, तो वो ये कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट डिसाइड करेगा। पॉजिटिव है अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव तो वो बनेगा अपवर्ड, अगर नेगेटिव होगा तो बनेगा डाउनवर्ड, ऑब्वियस, ठीक है। अच्छा, रूट्स कैसे पता लगेंगे? रूट्स कितने होंगे? सर रूट्स का मतलब है कि अगर मान लो एक अपवर्ड पैराबोला है, वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है? 2 जगह। वो ऐसा भी तो बन सकता था, वो कितनी जगह कट कर रहा है? 1 जगह। वो ऐसा भी तो बन सकता है, कहीं भी नहीं कर रहा, 1 जगह भी नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस को नहीं कर रहा, वाई को इग्नोर करो, वाई की बात नहीं हो रही। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो कैसे पता चलेगा वो 2 जगह कर रहा है, 1 जगह कर रहा है या 1 जगह कर रहा है? उसका सर डिस्क्रिमिनेंट निकालो। 10th स्टैंडर्ड की बातें हो रही, उसको 11th की मतलब एक 11th के सॉरी 12th के लेवल पे लाके डिस्कस कर रहे हैं कि 10th में हमने पढ़ा था डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है तो 2 रूट्स आते थे या नहीं आते थे? आते थे। 2 रियल रूट्स बोलते हैं उसको, है ना। क्वाड्रेटिक फंक्शन का अगर आपने पैराबोला बनाया है और पैराबोला अगर आप सॉरी आपको कैसे पता चलेगा? आपके सामने एक पैराबोला की एक इक्वेशन है, आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो दैट मींस वो आपका ग्राफ 2 जगह कट कर रहा है। नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब कहीं कट नहीं कर रहा, वो ऊपर से ही निकल गया, ठीक है। अगर इक्वल टू 0 आ गया इसका मतलब वो टच कर रहा है ग्राफ को। 1 रूट है ना, वो सेम है डिफरेंट है, चलो फिलहाल क्वांटिटी की बात हो रही है, एक ही रूट है। इसके अलावा एक इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने में बहुत मेहनत लगेगी, इसको रट्टा मारो बेटर है। अदरवाइज वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका पता है क्या होता है? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलते हैं? काफी लंबा चौड़ा तरीका होता है। इसकी पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो, फिर इधर उधर शिफ्ट करो, फिर वो पैराबोला की इक्वेशन बन जाएगी, फिर उसको शिफ्टिंग द ओरिजिन करके कैपिटल वाई कैपिटल एक्स लेके, नहीं पता? देखो अब एक बार हल्का सा मैं चाहता हूं कि पैराबोला के साथ पैराबोला की पिक्चर में चलते हैं। आप लोगों ने जो पैराबोलास देख रखे हैं अपवर्ड पैराबोलास, वो कुछ अपवर्ड पैराबोला ऐसा दिखाई देता है, अपवर्ड पैराबोला कुछ ऐसा दिखाई देता है और डाउनवर्ड पैराबोला कुछ ऐसा दिखाई देता है। इक्वेशन में ऐसा दिखाई देता है। अगर इक्वेशन की बात करें, याद आ रहा है पक्का? 11 मैं कोशिश करो ऐसी बात नहीं करने की जो मतलब बेसिक फंडामेंटल बातें थी। अगर आपने एनसीईआरटी भी पढ़ी है तो ये सारी बातें बी स्क्वायर माइनस 4ac ये वाली चीज है ना, ये वाली बातें, ये सारी बातें आपने वहां पढ़ रखी, अगर आपने बेसिक एनसीईआरटी भी पढ़ी है तो भी, ठीक है। अच्छा जी, ये हुआ मेरे पास अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन, ये हुई मेरे पास डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन। अब अगर मेरे पास, मैं क्या अभी करके नहीं दिखाऊंगा बिकॉज आई एम सेइंग कि हम बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे। अगर आपको इसकी कंप्लीटिंग द स्क्वायर आती है करनी, है ना, वो भी एक
बेसिक टॉपिक है। इसकी कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के बाद आपका जो कन्वर्जन होगा ना इस इक्वेशन का, वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, x माइनस एच होल स्क्वायर 4a y माइनस के। अगर अपवर्ड पैराबोला होगा तो वो कुछ ऐसी दिखाई देगी, x में से कुछ माइनस हो रहा होगा होल स्क्वायर, y में से कुछ माइनस हो रहा होगा, वहां स्क्वायर नहीं होगा। अगर डाउनवर्ड बननी होगी तो वो कुछ ऐसी दिखाई देगी, x माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 4a y माइनस के। तो इन केसेस में अगर आप बच्चे जब आप इसको चेंज करेंगे, अगर ये अपवर्ड पैराबोला होगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा, अगर ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के बाद आप इस स्टेप तक डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो ये जो एच एंड के हैं, ये एच एंड के रिप्रेजेंट करते हैं वर्टेक्स को। ये जो एच एंड के हैं ये वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ये प्रोसेस काफी लंबा चौड़ा है तो अभी आप इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख लो। एक्स कोऑर्डिनेट होगा माइनस बी अपॉन 2a और y कोऑर्डिनेट होगा माइनस डी अपॉन 4a, माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a, माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a। ठीक है, एबीसीडी जानते हो, ये रही एबीसीडी। एबीसीडी कौन है? ये डिस्क्रिमिनेंट वर्टेक्स। और भी इधर उधर की चीजें होती है बट यही ज्यादा क्रिटिकल है हमारे लिए सीखना। नेक्स्ट मैम, ये मैं इरेज करो बच्चे नीचे वाला, सिर्फ क्वाड्रेटिक फंक्शन वर्ड लिखा होगा, बाकी सारा नीचे का इरेज करो। क्वाड्रेटिक के बाद अगली बारी है क्या था, अगर आ जाए आपके पास ग्राफ की शेप y इज इक्वल टू एक्स पावर n, एक्स पावर n। अब y इज बिल्कुल बेसिक शुरू से एबीसी की तरह स्टार्ट करना है। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है? एक्स पावर 1, मतलब y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है? आप लोग टेस्टों में पेपरों में ये चीजें भी गलत करते हो, पासिंग थ्रू ओरिजिन। बट पासिंग थ्रू ओरिजिन भी बच्चे दो लाइंस हो सकती है, ये वाली और ये वाली। विच वन इज y इज इक्वल टू एक्स? जो फर्स्ट एंड थर्ड में रह रही है, क्योंकि x पॉजिटिव करोगे तो y पॉजिटिव, x नेगेटिव करोगे तो y नेगेटिव, प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये होगा y इक्वल टू x पावर 1 का ग्राफ। इन शॉर्ट अभी तो हम इतना कह सकते हैं कि लीनियर होगा। ठीक है, y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा? अभी डिस्कस करके आए, है ना? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक होगा, अभी काफी बात करी इसके ऊपर। ये क्वाड्रेटिक होगा। क्या होता है? पैराबोलिक होगा। क्वाड्रेटिक है, पैराबोलिक होगा। ठीक है, एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है पता है? एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है? यस, ऊपर की तरफ जाओ तो ऐसा, नीचे की तरफ आओ तो ऐसा, ऐसा होता है पक्का? ठीक है, ठीक है। एक्स पावर 4 का ग्राफ कैसा होता है? वो स्क्वायर जैसे ही, स्क्वायर ही होता है, सेम ही एग्जैक्ट जैसा स्क्वायर का होता है, सेम है स्क्वायर, है ना? वो कुछ ऐसा हो जाता है बस। जैसे मान लो आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर रहे हैं तो ऐसा है, x पावर 4 कर रहे हैं तो कुछ ऐसा है, वो फैलता जाता है बस। तो अल्टीमेटली पैराबोलिक ही रहेगा। ठीक है, तो अब इसको एक बार क्लासिफाई कर लेते हैं कि अगर तो n हुआ इवन फिर तो वो बनाता है पैराबोलिक ऑलवेज। अगर तो n इवन है, चाहे वो x स्क्वायर है चाहे x पावर 4 है, कैसा भी है वो हमेशा ही पैराबोलिक बनाता रहेगा वो। अगर हम बात करते हैं ऑड की, ऑड के केस में कुछ चेंजेस आएंगे। वो बस जो पावर 1 है वो आपको बनाएगी ऐसे, जो पावर 1 है, अगर मैं n मेरा ऑड है तो अगर n 1 है बच्चे फिर तो स्ट्रेट लाइन बनती है, बट अगर n
अदर ऑर्ड्स है 3, 5, 7 ऑनवर्ड्स है, फिर वो भी बस सारे सेम ही बनाते हैं ऐसे वाला ही, ठीक है। बस उनकी अलाइनमेंट में हल्का सा चेंज हो जाता है कि बाकी अगले कुछ ऐसे आके दूर से ऐसे आ रहे हैं, है ना। तो ऐसे वैसे एक्स क्यूब, x5, x7 वैसे नीचे नीचे से हो के ऊपर की तरफ जाते रहेंगे, अल्टीमेट शेप उनकी सेम ही रहेगी, उनमें कुछ चेंज नहीं आएगा। आओ आगे चलते हैं। ये थे x पावर n के ग्राफ्स और इवन के। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ। y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बता सकते हो क्या कौन सा फंक्शन होता है? हार्दिक आप बता सकते हो? कोई और बता सकता है? e पावर x के अलावा कोई होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन? नहीं बच्चे, a पावर x जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, उसका स्पेशल केस है e पावर x, ठीक है। a कहता है कोई भी कांस्टेंट आप रख सकते हो, है ना, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के नाम से ही जाना जाएगा। हमारा माइंड पैटर्न्स को फॉलो करता है, इसलिए हमें लगता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन e से स्टार्ट होता है और e x ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हाँ, ऐसा नहीं है। सिर्फ e x नहीं है, e x एक स्पेशल केस है a पावर x का, जबकि a पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर a की वैल्यू e हो जाए, ठीक है, होती है ना, e एक इरेशनल नंबर है पाई जैसा 2.30 समथिंग करके, ठीक है। तो a अगर a की वैल्यू e के बराबर हो जाए, है ना, तो वो एक स्पेशल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है e पावर x। अदरवाइज a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नॉट बट नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। a की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, a की वैल्यू e हो सकती है, a की वैल्यू 4 हो सकती है, कुछ भी हो, वो सारे के सारे क्या बनाते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? कुछ ऐसा। अब हम थोड़ा आगे आगे तो टर्मिनोलॉजीज को एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे आके। e पावर y इज इक्वल टू a पावर x है, मैं इसको स्पेशल फंक्शन लेता हूँ y इज इक्वल टू 2 पावर x। याद करते हैं, डोमेन हमें ग्राफ से बतानी, नॉलेज से नहीं। ग्राफ देख के हमें बताना है डोमेन क्या होगी। ग्राफ हम एक टूल अगर सीख रहे हैं तो वो टूल हमारे कैसे काम आएगा वो भी हमें पता होना चाहिए। कैसे पता लगता है हार्दिक? यस, हम देखते हैं कि हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस में कितना दूर तक फैला हुआ है। अगर मैं इस ग्राफ को आगे प्लॉट करूंगा तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, इस तरफ आगे करूंगा तो प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। ऐसा तो नहीं कि किसी पॉइंट के बाद ये आगे जाना बंद हो जाएगा, ऊपर की तरफ ही चला जाएगा, आगे नहीं जाएगा, है ना। चाहे भले थोड़ा ही आगे जाए बट जाएगा आगे की तरफ भी और ऊपर भी। तो इसका मतलब इसकी डोमेन हो गई ऑल रियल्स। ये जस्ट फॉर रिवीजन है कैसे हम ग्राफ को देख के उसकी डोमेन बाकी की चीजें चेक करते हैं। रेंज क्या होगी? रेंज डिसाइड होती है वाई एक्सिस से। ये वाई एक्सिस में तो पूरी वाई एक्सिस कवर नहीं कर रही, नेगेटिव वाई तो नहीं कवर कर रहा। पॉजिटिव में क्या पूरा पॉजिटिव कवर हो रहा है? क्या नहीं कवर हो रहा? जीरो नहीं कवर हो रहा। अगर मैं बहुत मतलब एक टिपिकल हो जाऊं तो मैं बोलूंगा कि पॉजिटिव तो कवर हो रहा है, जीरो नहीं हो रहा, है ना। जीरो पॉजिटिव की कैटेगरी में नहीं आता, तो इसकी रेंज क्या होगी? 0 टू इन्फिनिटी, नॉट इंक्लूडेड। और टर्मिनोलॉजी में क्या सीखा था हमने? डोमेन होगी, रेंज होगी, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू देखो ऊपर की तरफ कोई मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है नहीं, इन्फिनिटी तक जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट हो गई। मिनिमम वैल्यू बोलो भाई, डज नॉट एग्जिस्ट होगी की जीरो होगी। ये भाई साहब नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं पर कहीं रुके नहीं, जाके कहीं पहुंच जाते तो मिनिमम वैल्यू देते, तो पहुंचा ही नहीं ना। वो एक्स एक्सिस को मिलेगा, हाइपोथेटिकली मिलेगा इंफिनिटी पे जाके। ना किसी ने इंफिनिटी देखी है, ना इसने कभी उसको मिलते हुए देखा है, तो इसका कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है क्योंकि ये कहीं पहुंच नहीं रहा, ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट पे जाके रुक नहीं रहा। तो अगर मैं वर्ड मिनिमम वैल्यू बोल रहा हूं, वैल्यू का एक कंक्रीट इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, वो हमारे पास इस केस में नहीं है। जीरो को अप्रोच कर रहा है। कोई आपसे पूछ रहे, अगर मैं ये आपसे पूछ लेता हूं लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी a पावर 2 पावर x, ये समझ में आ रहा है? इसका मतलब समझ में आता है?
ये आंसर देगा 0 कि जी 2 पावर x आंसर 0 देगा जब x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अगर मैं यहां पे कहता हूं 2 पावर x x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, तो ये भाई साहब डज नॉट एग्जिस्ट ही है। आप लोग अप्रोच और इक्वल टू का फर्क जानते हो? इक्वल टू कहता है कंक्रीट कि माइनस इन्फिनिटी पुट कर दिया मैंने, अरे पुट कर दिया तो वो माइनस इन्फिनिटी कोई नंबर थोड़ी है जो हमने पुट कर दिया, वो तो एक बस एक तरह का एक इमेजिनरी कोई पॉइंट है बहुत दूर जाके, है ना। तो वो कोई एग्जैक्ट हमें नहीं बता सकता। हाँ अगर बोलूं कि मेरा x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो 2x किस तरफ जाएगा? 2x 0 की तरफ जाएगा। बात समझ आ रही है? पक्का? जबरदस्ती नहीं करनी अपने साथ, ठीक है? नहीं आ रहा तो नहीं बोलना है, हाँ आ रहा तो हाँ बोलना है। डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, ठीक है जी। डोमेन की बात होगी, रेंज की बात होगी, मैक्सिमम वैल्यू की बात होगी, मिनिमम वैल्यू की बात होगी। क्या रह गया? असिम्पटोट। असिम्पटोट है इसमें कोई ऐसी लाइन जिसको मेरा ग्राफ अप्रोच कर रहा है। यस, मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रहा है, उसकी इक्वेशन बताओ मुझे। असिम्पटोट एक लाइन है, लाइन की बात इक्वेशन के साथ होगी कि इसकी इक्वेशन क्या है। y is equal to 0, x axis is y is equal to 0। बाउंडेडनेस, क्या ये ग्राफ बाउंडेड है? ये ग्राफ लोअर बाउंड है, अपर बाउंड नहीं। लोअर बाउंड तो है ना, मैं पता है इससे नीचे नहीं जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा, लोअर बाउंड। और रूट्स है क्या इसके? रूट्स कब आते हैं? जब ग्राफ किसको टच करता है, और एक्स एक्सिस को तो टच करना ही नहीं ना इसमें। नो रूट्स, नो रूट्स। आई होप यहां तक पिक्चर क्लियर होगी। तो ये बनेगा a पावर x। एक बार दोबारा लिख देता हूं यहां पे। चौथा हमारा फंक्शन हुआ y is equal to x पावर n, n कैन बी ऑड और n कैन बी इवन, है ना, दोनों अलग अलग बिहेव करेंगे। पांचवा हुआ हमारा y is equal to a पावर x। अपने बस एक बार थोड़ा सा सोच के बता दो कि अपने आप से सोच सकते हो। एक ग्राफ है ये और एक ग्राफ है ये, अगर ये 2 पावर x का ग्राफ है तो ये किसका ग्राफ है नीचे की तरफ जो जा रहा है? ये अगर 2 पावर x का ग्राफ है वो किसका ग्राफ है? बच्चों ये जो a है, ये a कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। नेगेटिव a के केस में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बनाते, a मस्ट बी पॉजिटिव। बट पॉजिटिव में भी 0 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक एक नंबर आता है बीच में 1। 0 से 1 में याद है ना, बिहेवियर अलग होता है, पता ही नहीं पता। 0 से 1 में डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। आप 2 की पावर x लिखो, सॉरी हाँ 2 की पावर x रख लो, एक 0.5 की पावर x रख लो, 0.5 की पावर x रख लो। आप इसकी इनपुट बढ़ाएंगे तो आउटपुट बढ़ेगा, आप इसके इनपुट बढ़ाएंगे तो आउटपुट घटेगा। ये डिक्रीजिंग फंक्शन देता है। अगर आपका a 0 से 1 के बीच में है तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर आपका a 0 से 1 के बीच में, 1 की बात नहीं कर रहा, अगर आपका ग्राफ a जो है वो 1 से बड़ा है तो ऐसा ग्राफ बनेगा इंक्रीजिंग। ये तो समझ में आता है, ये डिक्रीजिंग है नीचे की तरफ जा रहा है, ये इंक्रीजिंग है ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। 1 के ऊपर भी कोई ग्राफ नहीं बनता, मतलब a की वैल्यू, यहाँ पे जो a की वैल्यू है दैट बिलोंग्स 0 टू इंफिनिटी -1, क्योंकि 1 पावर x तो 1 नहीं होगा ना, वो तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो 0 टू 1 पे अलग बिहेव करता है, 1 टू इंफिनिटी पे अलग बिहेव करता है। एक तरफ वो इंक्रीजिंग फंक्शन बनाता है, एक तरफ वो डिक्रीजिंग फंक्शन बनाता है। वैसे अगला log x ही होगा। log x को जानते हो, है ना। log x कुछ ऐसा बनाता है, लिखने की जरूरत नहीं है, वर्बली डिस्कस कर लेते हैं। डोमेन रेंज, डोमेन ये जैसे वो x को टच कर रहा है y को टच करेगा इंफिनिटी पे जाके, है ना। डोमेन क्या होगी? 0 टू इंफिनिटी, इस तरफ नहीं जा रहा ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस रह रही है, डोमेन होगी 0 टू इंफिनिटी। रेंज होगी नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, हर जगह जा रहा है, ऑल रियल्स। देन मैक्सिमम वैल्यू नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट ऊपर की तरफ, मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट नीचे की तरफ।
asymptote y axis x is equal to 0, bounded as not bounded neither upper nor lower, अनबाउंडेड कहते हैं उसको, रूट्स एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एक जगह, ठीक है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वाई को जीरो पुट करके उसके रूट्स निकाल सकते हैं। कहां पे लॉग जीरो होता है, आप लोगों ने फिजिक्स के विषय में बहुत बार पढ़ा होगा, कोई ऐसी लॉग की वैल्यू इनपुट जो उसको जीरो बना दे, 1 भाई, एक्स इज इक्वल टू 1, बेस कुछ भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द बेस, 1 मतलब जीरो, ठीक है, तो रूट इसका होता है 1, एक्स इज इक्वल टू 1 इज द रूट, ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी, ये हो गया। ठीक है, दो थोड़े अजीब अजीब फंक्शन है, ये वो फंक्शन है जो हमने शायद सुने होंगे, शायद पढ़े होंगे, हो सकता है कईयों ने सुने, हो सकता है कईयों ने ना भी सुने। ठीक है, पहला आता है सिग्नम फंक्शन, आसान है, कुछ खास नहीं है इसमें। सिग्नम फंक्शन, ये एक वो बहुत ही ओल्ड स्कूल टाइप का फंक्शन है, ठीक है, बिल्कुल पुराना सा फंक्शन है। क्या करता है, कहता है कि मेरे पास तीन ही आउटपुट्स हैं, -1 0 एंड 1, अगर आप नेगेटिव इनपुट दोगे तो मैं -1 आउटपुट दे दूंगा, पॉजिटिव इनपुट दोगे तो मैं +1 आउटपुट दे दूंगा। आप चाहे इनपुट 10 दो, 100 दो, 1000 दो, 1 लाख दो, चाहे 2.5 दो, चाहे 8.9 दो, कुछ भी जैसा मर्जी, अजीब से अजीब, अगर वो पॉजिटिव इनपुट है तो मेरा आउटपुट 1 आ जाएगा, अगर वो नेगेटिव इनपुट है तो मेरा आउटपुट नेगेटिव आ जाएगा, और अगर आपने जीरो इनपुट दिया तो मेरा आउटपुट जीरो आ जाएगा, ठीक है, बस यही इसका ग्राफ है। डोमेन रेंज इससे पता, डोमेन इसकी ऑल रियल्स आ गई, नेगेटिव भी कवर कर रहा है, पॉजिटिव भी कवर कर रहा है और जीरो भी कवर कर रहा है। रेंज में सिर्फ तीन ही नंबर है, -1 0 1। बाउंडेड है, बाउंडेड है, बाउंडेड मतलब क्या वो पॉजिटिव वाई एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, नहीं, 1 से ऊपर नहीं जा सकता कभी, -1 से नीचे नहीं जा सकता कभी, डेफिनेटली बाउंडेड है, ठीक है। अच्छा, सिग्नम हो गया, सिग्नम के बाद क्या होगा, हाँ, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, इसका ग्राफ कैसा बनता है, ये बस याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कुछ है, ये सीख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा, क्योंकि इसके बारे में आप लोगों को ज्यादा नहीं पता होगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, गड़बड़, एक सेकंड, यहाँ नहीं बनेगा, ये नीचे बनेगा, ऐसा कुछ इसका ग्राफ दिखाई देता है। ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स की, और ये हमारा ग्राफ है, ये एक आधा ऊपर आधा नीचे बना हुआ है। ग्राफ याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ मैं नहीं कह सकता कि समझ के हो जाएगा कुछ, आप लोग बस इतना देख के बता दो मुझे, क्या इसकी बाकी की चीजें डोमेन रेंज वगैरह क्लियर होती हैं। ये असिम्प्टोट का काम करा भाई, वो टच नहीं करेगा, ठीक है, अगर टच करना होगा तो मैं हमेशा टच करके ही बनाऊंगा। बता दो, यहाँ पे एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट यहाँ पे होगा, है ना, ये आएगा -2, ये आएगा -+2,
ठीक है, पुट होगा 1, पुट होगा -1, 1 हाँ जी। कि इसकी जो आप देखो ना, ये अगर थोड़ा बैठ के सोचोगे तो मैं इसमें छोटे से छोटा नंबर 1 पुट कर सकता हूँ। अगर मुझे सबसे छोटा नंबर पुट करना है 1 पुट कर सकता हूँ। 1 से छोटा अगर मैंने पुट करने की कोशिश की, मान लो मैंने 1/2 पुट करने की कोशिश की, यहाँ 1/2 हो जाएगा, यहाँ वो 1/2 घूम के फिर 2 बन जाएगा। समझ रहे हो? तो इसको नहीं, बस समझ में। अगर मैं छोटे से छोटी, अगर मैं चाहूँ ना मिनिमम वैल्यू की तरफ बढ़ना, कि मैं छोटे से छोटा कौन सा नंबर पुट कर सकता हूँ, तो अगर मैंने छोटा 1 पुट किया फिर तो ठीक है, वो छोटा होगा। अगर मैंने 2 पुट किया फिर तो ऑटोमेटिकली ये नंबर ही 1 से बड़ा हो गया। बट अगर मैंने 1 से छोटा करने की कोशिश की, 1/10 पुट करने की कोशिश की, ये तो 1/10 हो जाएगा, बट ये घूम के 10/1 हो जाएगा, तो फिर नंबर 1 से बड़ा ही हो गया एक तरह से इनपुट। तो सबसे छोटा से छोटा नंबर हमने 1 पुट किया या -1 पुट किया, ठीक है। अगर मैंने 1 पुट किया तो उसने आंसर दिया 1 + 1 2, -1 पुट किया तो -1 -1 मिलके दिया -2। ठीक लग रही है बात? चलो फटाफट इसकी बात कर लेते हैं। क्या डोमेन होगी सर? एक्स एक्सिस सारी कवर हो रही है? नहीं, ये जीरो कवर नहीं हो रहा, जीरो कवर नहीं हो रहा, जीरो नहीं हो रहा। तो नॉन नेगेटिव, नॉन जीरो रियल नंबर्स, क्योंकि आप जीरो नहीं ना पुट कर सकते हो, तो आप ऐसे ही बहुत बेसिक से ही बता सकते हो। जीरो नॉन नॉन जीरो रियल नंबर्स, रेंज 2 to infinity यूनियन -2 to -infinity। उल्टा बोल दिया मैंने, -70 to -2 यूनियन 2 to infinity, दोनों ही ठीक है, बट ये अप्रोप्रिएट ज्यादा है जो मैंने बाद में बोला। -70 to -2 यूनियन 2 to infinity रेंज। देन एफ मैक्सिमम, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है अभी, मैक्सिमम एफ की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम एफ की लिमिट है, मिनिमम की लिमिट है नहीं है, मिनिमम की लिमिट डरते क्यों, वाई एक्सिस की तरफ कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अगर मैं पुट करने बैठूंगा छोटी वैल्यू, तो वो माइनस में, अगर मैंने बहुत बड़ी वैल्यू पुट कर दी -100 -1000, तो नीचे नीचे गिरती जाएगी वैल्यू। ग्राफ को देखो, ग्राफ पे ट्रस्ट करो, ग्राफ ग्राफ कभी धोखा नहीं देगा, ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, ठीक है। अच्छा, ना मैक्सिमम मिनिमम, असिम्पटोट है, असिम्पटोट है कितनी है, एक है कि दो है? दो है। एक तो y = x ही बन रही है ना। रूट्स हैं नहीं, रूट्स भी नहीं है, वो भी नहीं, ठीक है जी, बस यही है, इतना ही है। ये जो अभी हमने -2 और ये -1 एंड 1 सीखा ना, -2 स्पेशली ये हमने रेंज के लिए सीखा है कि -2 से नीचे रेंज नहीं आनी, प्लस -2 से ऊपर रेंज नहीं जानी, +2 से नीचे नहीं आनी, ये बीच वाला ब्लॉक खाली है, ठीक है। वो रेंज के लिए हमारे काम आया, बस ये वाली चीज। डोमेन सिर्फ ये नहीं आएगा जीरो, देखना सारा एक्स कवर हो रहा है नेगेटिव वाला, सारा एक्स कवर हो रहा है पॉजिटिव वाला, बट जीरो नहीं कवर हो रहा, ना ये जीरो को टच कर पा रहा है ना ये। वो तो मैं कह रहा था कि वैसे आप ग्राफ में चले गए हैं तो हम थोड़ा सा मुश्किल लगने लग गया, अगर आप इसको देख के देखोगे ना तो डोमेन को सिर्फ एक्स जीरो से प्रॉब्लम है, ऑल रियल -0, ठीक है। यहां से इसके बाद स्पेशल टाइप के ग्राफ शुरू हो जाएंगे, ग्राफ ही चल रहे हैं अभी, बट ये अब हम इसको डिटेल में नहीं लेके जाएंगे। ये वो ऐसे ग्राफ्स हैं जो मेरी हेल्प के बिना भी आप लोग कर सकते हो। साइन एक्स कॉस एक्स, हाँ जी नहीं होगा ना, देख हमने रेंज लिखी नहीं क्या कही, रेंज इसकी बनी -∞ to -2, ये तो इंक्लूड होगा ना, -2 तो इंक्लूड होगा, -2 कौन सा जीरो पे बन रहा है, 2 to infinity, ना इंक्लूड होने का रीजन नहीं है। इसके बाद आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स, ठीक है, साइन कॉस टेन, मेरी मदद के बिना कर लोगे इसका मतलब ये नहीं कि करने की जरूरत नहीं है, पर ये ऐसे ग्राफ्स हैं इजीली अवेलेबल है। 11th की आरडी उठाओगे तो जितनी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा उससे कहीं ज्यादा उन्होंने लिख के दी हुई है। एक ग्राफ, फंक्शन ऑफ ग्राफ्स करके कुछ ऐसे चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है, वो ग्राफ्स ही बताता है बस इनके। फिर आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, ग्राफ्स बच्चे ग्राफ्स, हमें ना इनकी डोमेन रेंजेस याद है, बहुत ज्यादा आप स्ट्रांग हो जाते हो अगर आप इनके ग्राफ्स याद कर लेते हो, कैसे इनके ग्राफ्स बनते हैं, कैसे इनके ग्राफ्स बनते हैं।
एक रह गया बस, रादर दो। यहां तक क्लियर हो गया? दो ग्राफ्स और है ना लंबी लिस्ट ऑफ ग्राफ्स। 10 तो मैंने तब करी जब हमने कैटेगरी बनाना आगे किया, ठीक है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो समझ में ना आए, बस क्वांटिटी ज्यादा है। फिर आता है वो y इज इक्वल टू बॉक्स x, जानते हो इसको? इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फिर आता है y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कवर हो भी रहा है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ग्राफ देख लें फटाफट। फंक्शनिंग मालूम है सबको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की एटलीस्ट फंक्शनिंग मालूम है कैसे काम करता है, ठीक है। फटाफट इसका ग्राफ देख लेते हैं कैसे। 0 पे 0 देगा, 0.1 पे भी 0 देगा, 1 तक वो क्या देगा? 0 ही देता रहेगा। 1 अगर पुट कर दूंगा तो 1 पे आंसर 1 दे देगा, 1.1, 1.2, 1.3 तक वो 1 ही आंसर करता रहेगा। ठीक है, ऐसे ये जो स्टेयर्स बनती हुई आपको दिखाई दे रही हैं, पौड़ियां सी दिखाई दे रही, ये नीचे की तरफ भी ऐसी कंटिन्यू होंगी। क्लियर है? ठीक है, इसकी डोमेन रेंज खास है, डोमेन ऑल रियल्स होगी, सारा कुछ पुट हो सकता है। रेंज क्या होगी? रेंज क्या होगी? हो सकता है कि ग्राफ इतनी अच्छी हेल्प ना कर पाए रेंज के केस में, बट हमें उसका नेचर पता है ना फंक्शन का। इसकी रेंज होगी ऑल रियल्स, सॉरी रेंज होगी इंटीजर्स, डोमेन होगी ऑल रियल्स, रेंज होगी इंटीजर्स। और क्या बातें करते होते हैं हम? मैक्सिमम मिनिमम, कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं, ऊपर भी स्टेयर्स की कोई लिमिट नहीं है, नीचे की तरफ भी स्टेयर्स की कोई लिमिट नहीं है, तो मैक्सिमम मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट, असिम्पटोट डज नॉट एग्जिस्ट। बाउंडेडनेस, अनबाउंडेड, ना तो ऊपर की तरफ बाउंड हो रहा है कहीं, ना नीचे की तरफ, समझ रहे हैं? ये ऊपर ऊपर बढ़ता जाएगा, नीचे नीचे बढ़ता जाएगा। और रूट्स, रूट्स बता सकते हो आप, किस वैल्यू के लिए 0 आंसर करेगा बॉक्स एक्स? जीरो से 1, ठीक है पक्का। 1 नॉट इंक्लूडेड है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना। ओके, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कैसा होता है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये क्या करता है वैसे? इसकी फंक्शनिंग क्या है? वो रख लेगा। इसको आसान भाषा में ये है, बट करेक्ट भाषा में, आसान भाषा में है कि जैसे 2.07 है, इसको अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन करते हो इसका, तो ये आपको दे देगा 0.07, मतलब बस आपका इतना पार्ट बचता है। बट ये एक अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि कई जगह पे आपको धोखा दे जाएगा अगर आपने ऐसा लिखा तो, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा -3.06 देन इट इज नॉट करेक्ट, फिर ये -0.6 या 0.6 नहीं है इसका आंसर, ठीक है। फिर इसका आंसर क्या है? ये कैसे आता है पता है? 0.7 कहता है 0.7 कैसे आएगा? 2.07 है, 2.07 में से पिछला इंटीजर माइनस कर दो। 2.07 से पिछला इंटीजर कौन सा है? 2। नंबर लाइन पे देख लो ना, 1 2 3, थोड़ा और लंबी बना लेता हूँ, -1 -2 -3 -4। 2.07 कहीं यहाँ पे कहीं मिलेगा मुझे, इसमें से इसका पिछला इंटीजर माइनस कर दो, दैट विल गिव यू फ्रैक्शनल पार्ट। ऐसे अगर मैं -3.06 है वो यहाँ कहीं होगा, उसमें से पिछला इंटीजर माइनस करना है, -3.06 माइनस पिछला इंटीजर, 4 - 3.06 हो गया, विच इज 0.04।
ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 0.04। तो ऐसे आंखें बंद करके इसको नहीं बोलना है, उस नंबर में से फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन ही क्या बोलती है, देखो जरा क्या ध्यान से। कहता फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन ही बोलती है कि नंबर में से जो भी नंबर उसके अंदर लिखा हुआ है उसमें से उसका बॉक्स माइनस कर दो, मतलब पिछला इंटीजर माइनस कर दो। यही कर रहे हैं ना, इस नंबर में से पिछला इंटीजर माइनस कर देते हैं। तो ये आंखें बंद करके नहीं लिखना है, नेगेटिव के केस में थोड़ा ध्यान देना है। इसका ग्राफ कैसा बनता है वो दिखा देता हूं मैं तुम्हें। इंटीजर में क्या आंसर करता है, व्हाट डू यू थिंक इट विल आंसर एट 2 ओनली? 2 पे क्या आंसर करना चाहिए उसको? 0। डेसिमल के बाद क्या लिखा हुआ है? 0, तो आंसर इज 0। इसमें से इसका बॉक्स माइनस कर दो, 2 माइनस बॉक्स एक्स, ये डेफिनेशन बोली ना मैंने, ये नहीं बोले डेफिनेशन मैंने। 2 का बॉक्स क्या होगा? 2, पता ना वो प्रीवियस इंटीजर पे नहीं जाता, वही रहता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ बनेगा ऐसे, यहां पे ये, यहां पे ये, कुछ ऐसा बनता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ, ऐसा बनता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ। डोमेन रेंज काफी क्लियर कर पाओगे? बताओ जरा सोच के, डोमेन क्या बनेगी? डोमेन ऑल रियल्स, डोमेन से डर लगता है। रेंज 0 to 1, कौन नॉट इंक्लूडेड? दोनों 0 इंक्लूडेड 1 नॉट इंक्लूडेड। रेंज अजय समझ में आ रहा है? पक्का? मुश्किल लग रहा है थोड़ा? ठीक है, मुश्किल नहीं है बस क्वांटिटी में ज्यादा है। बाउंडेडनेस बताओ पहले, मैक्सिमम पहले बता दो। मैक्सिमम, इज देयर अ मैक्सिमम वैल्यू दैट एग्जिस्ट? इज देयर अ मैक्सिमम वैल्यू दैट एग्जिस्ट? क्या इसका आंसर कभी 1 आ पाएगा? 1 नहीं आ पाएगा, तभी तो ऊपर हॉलो सर्कल्स है ना। 1 से पिछला रियल नंबर कौन सा है? कोई नहीं जानता। ठीक है, कभी भी किसी नंबर का अगला या पिछला रियल नंबर आपको नहीं पता होगा। अगर मैं बोलूं 0 के अगला रियल नंबर कौन सा है, नहीं पता। 0 के अगला इंटीजर मालूम है 1। ठीक है, तो इसकी अपर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें नहीं पता, वो डज नॉट एग्जिस्ट ही है। एग्जैक्टली कौन सी वैल्यू पे जाके वो रुकेगा हमें नहीं पता। तो आप देखो ना 0.999999 कितने नाइन्स लिखेंगे, उसकी कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 0 सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी, उससे छोटी वैल्यू नहीं आ पाएगी, है ना। नीचे की तरफ तो सॉलिड सर्कल्स है। बाउंडेड है, बाउंडेड है, 1 से ऊपर नहीं जाएगा। 1 उसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, बट हमें पता है इससे ऊपर नहीं जाना उससे। मिनिमम वैल्यू बाउंडेड है, अपर भी बाउंडेड है, लोअर भी बाउंडेड है। रूट्स ये बताओ फटाफट, रूट्स बताओ, बता जाएगा अगर आपने रूट्स बता दिए। रूट्स क्या होंगे? कहां कहां पे वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है? कहां कहां पे वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है? ये एक्स एक्सिस को तो यहीं टच कर रहा है। कहां कहां कर रहा है? मैं तो ये है नहीं, कहां कहां एक्स एक्सिस को टच कर रहा है? सोच लो एक बार, फाइनल आंसर अपना बना लो। आंसर इज इंटीजर्स। अभी तो बात करी हमने, 2 पे कर रहा है, 2 माइनस 2 0। इंटीजर इंटीजर्स भी तो 0 बना रहे हैं। कोई इंटीजर पुट करते तो आंसर 0 दे देता है, नहीं पता क्या? रूट्स इज इंटीजर्स। जेड लिखो, आई लिखो, एक ही बात है। आई भी इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, जेड भी इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। असिम्प्टोट, असिम्प्टोट ना जनरली कर्वी फिगर में होती है,
स्ट्रेट लाइन में ये तो स्ट्रेट लाइंस ही है ना, इनमें सिम्टोट का कोई मतलब रोल नहीं, वो तो कर्वी होगा कोई, तभी तो वो टेढ़ा जाता जाता उसको, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ये तो टकराई जाएगी, ये तो तीखी है ना, इसने तो जाके कहीं ना कहीं टकराई जाना। जो कर्वी होगा वो ये है कि जो अप्रोच ही करता रहेगा, जाके मिलेगा नहीं। ठीक है, ठीक है जी, यहां तक है हमारे सिलेबस के जितने टोटल ग्राफ्स एलिमेंट्री पॉसिबल है, बेसिक्स कि ये आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए ताकि हम अगली चीजों पे बढ़ पाए। ठीक है, इनका सारा, इनका डोमेन, इनका रेंज, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इसी ग्राफ्स का ही पार्ट है, ग्राफ्स अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है, ग्राफ्स का ही अगला पार्ट है, ये वो एलिमेंट्री ग्राफ्स। ग्राफ्स का ही अगला पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, मान लो आप सब जानते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा है, क्या आपको मालूम है कि साइन 2x का ग्राफ कैसा होगा? आप सब जानते हैं log x का ग्राफ कैसा है, क्या आप जानते हैं log ऑफ 2x प्लस 1 का ग्राफ कैसा होगा? क्या फर्क आ जाएगा? और अल्टीमेट शेप सेम ही रहती है ना। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा नहीं कि 2x करने से ग्राफ में ऊपर चले जाना है नीचे आ जाना है, ठीक है, अल्टीमेट शेप सेम ही रहती है, बट उसमें क्या चेंजेस आ जाएंगे? हाँ जी, उसके चेंजेस में बिल्कुल आउटपुट चेंज हो जाएंगे, मिनिमम वैल्यूज मैक्सिमम वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। ठीक है, तो अब ऐसा करने से क्या होगा, है ना, कि अब इसमें अगर मैं अपने ग्राफ्स अपने इन्हीं फंक्शंस की मैं कुछ ऐसे चेंजेस करने लगूं, उसके अंदर के जो इनपुट्स हैं, जो अंदर वाला इनपुट है उसको चेंज कर दो, तो उससे क्या डिफरेंसेस आएंगे वो हमने सीखना है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। सभी के लिए ये हमें पता होना चाहिए, वो आप एक स्टैंडर्ड बात है, ऐसा नहीं कि मैंने पहले एक ट्रांसफॉर्मेशन 11 के लिए सीखनी है फिर दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन 11 के लिए सीखनी है। एक ट्रांसफॉर्मेशन जनरल सीखनी है कि अगर किसी भी फंक्शन में एफ एक्स का कोई ग्राफ है, अगर उसमें मैंने +1 किया तो क्या चेंज आएगा? ठीक है, +1 भी नहीं, अगर प्लस कोई नंबर किया तो क्या चेंज आएगा, कोई नंबर माइनस किया तो क्या चेंज आएगा, मल्टीप्लाई किया तो क्या चेंज आएगा, जो चेंज एक में आना वो सब में ही आना है। ठीक है, डिवाइड करने में क्या चेंज आएगा, कॉम्पोजिशन करने में क्या चेंज आएगा, वो चीजें अब हमने ट्रांसफॉर्मेशन में देखनी है। ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको हम बोलते हैं T1 सॉरी, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन मतलब T1। जो हमारी T1 ट्रांसफॉर्मेशन है वो बताती है हमें कि आप रिप्लेस करोगे अगर x को -x के साथ, तो वो बनाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ अ कर्व इन y एक्सिस। बताता हूं कैसे। कहता पहले आपने पहली ट्रांसफॉर्मेशन आप सीख रहे हैं कि x को -x से रिप्लेस कर दिया, x को -x से रिप्लेस कर दिया, x को -x से रिप्लेस कर दिया, x को -x से रिप्लेस कर दिया। इसमें क्या चेंज करना है ये लिख लो, ये आप अल्टीमेट ये याद रखने वाली बात यही है, मेक अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ ग्राफ इन y एक्सिस, रिफ्लेक्शन ऑफ अ ग्राफ इन y एक्सिस। कोई ग्राफ आप अपनी मर्जी का चूज कर लो, कौन सा चूज करें, a पावर x चूज कर ले, a पावर x चूज कर, ठीक है, y इज इक्वल टू a पावर x का ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा। अब आप अपने ग्राफ को, जो आपका ग्राफ है, आपने इसका रिफ्लेक्शन बनाना है y एक्सिस में, रिफ्लेक्शन बनाना है y एक्सिस में। कैसे बनाना है, क्योंकि ये ग्राफ y एक्सिस के लेफ्ट पे भी है राइट पे भी है ना। पहले आप एक एक करके देखो, पहले आपने लेफ्ट वाले से पूछा, लेफ्ट वाले को देखिए, लेफ्ट वाले ने इसको मिरर की तरह देखा, तो लेफ्ट वाले को मिरर में क्या दिखाई देगा, कुछ ऐसा। इतने हिस्से ने मिरर में देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, हाँ भी कुछ बात सुन, पक्का पक्का ना। ये अगर मिरर में देखेगा तो इसको कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो मतलब अगर 2 पावर x का ग्राफ ये है तो 2 पावर -x का ग्राफ ये है, अगर 2 पावर x का ग्राफ ये है तो 2 पावर -x का ग्राफ ये। दोनों तरफ आप पहले लेफ्ट वाले की मिरर इमेज बना लो फिर राइट वाले की मिरर इमेज बना लो, ऐसे आपको पता लग जाएगा कि वो ग्राफ कैसा बनने वाला है। अल्टीमेट आपने बस इतना याद रखना है कि अगर x को -x से रिप्लेस करेंगे तो वो मिरर इमेज बनाता है y एक्सिस में।
ये हमारी पहली ट्रांसफॉर्मेशन थी, इसी के अंदर ही T1 के अंदर ही दूसरी है। अगर मैं y को माइनस वाई से रिप्लेस करता हूँ, इसी के अंदर दूसरी है, y को माइनस वाई से रिप्लेस करता हूँ। मुझे लगता है काफी क्लियर है। x को रिप्लेस किया तो y एक्सिस में मिरर इमेज बनी, x को y को रिप्लेस करोगे तो x में मिरर इमेज बन जाएगी। ये a पार्ट, ये b पार्ट। ये थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि मुझे लगता है नहीं इसमें कुछ बहुत मुश्किल है, बस आपको पता होना चाहिए ये ऐसे। ये सही किया, मैंने बता दिया, गड़बड़ हो जाएगी अगर